दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। शायद अगर आपको बादलों की गरज सुनाई दे रही हो तो इंद्रदेव का धन्यवाद कीजिए। बस इतना प्रार्थना कीजिए कि दिल्ली न बनने पाए। हाँ जी, दिल्ली न बनने पाए, ऐसी कामना इसलिए क्योंकि विश्व के मुख्यमंत्री, मेरा मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज एलजी साहब के समझाने के बाद भी जिस बड़प्पन का परिचय एलजी साहब ने दिया था, एलजी विनय कुमार सक्सेना जी ने दिया था कि अभी यह समय बहानेबाजी और दोषारोपण का नहीं है, उसको नजरअंदाज करते हुए वे और उनके मंत्रीगण, पार्टी सदस्य, राज्यसभा सदस्य ने मतलब वही चीज एक दूसरे पर दोषारोपण और बहानेबाजी चालू रखी। ऐसी कम से कम अभी हाल फिलहाल आवश्यकता नहीं थी। जरूरत है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा सके कि दिल्ली को इस आपदा से, इस विपदा से जितना जल्दी बाहर निकाला जाए, उतना दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगर मानी जाए तो यह स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंटर स्पॉन्सर्ड या पार्टी स्पॉन्सर्ड फ्लड स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है दिल्ली में। तो और कौन सी पार्टी या कैसी ये सेंटर स्पॉन्सर्ड बाढ़ की स्थिति है कि एक कुचक्र के जरिए, एक साजिश के जरिए, चूंकि दिल्ली की जनता ने 67 सीटें देकर, भारी प्रचंड बहुमत देकर आम आदमी पार्टी को दोबारा से दिल्ली की सत्ता सौंपी है, इसलिए केंद्र सरकार दिल्ली वासियों से इसका बदला लेना चाहती है और इसके लिए दिल्ली वासियों के जान संकट डालने में भी केंद्र सरकार को परहेज नहीं है। ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े तेज तर्रार वक्ता संजय सिंह जी का। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आरोप केंद्र सरकार या बीजेपी पर मढ़े। दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज जी, जो कि मनीष सिसोदिया जी के इस्तीफे के बाद मंत्री बने हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से वही एनडीआरएफ पर कि हमने एनडीआरएफ की डिमांड की मगर हमको एनडीआरएफ की टीम नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज दिल्ली वासी परेशान हैं। मतलब वही जो सुबह एलजी साहब ने बड़प्पन दिखाया था, दोपहर होते होते या कह लीजिए कि अभी शाम होते होते वही क्षुद्र राजनीति के घेरे में चीजें चली गई, ऐसी जबकि उम्मीद नहीं थी। चलिए साहब, अब कैसे भी हो अपना चेहरा बचाना है, पार्टी का चेहरा बचाना है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे उलूल जुलूल बयान और गैर जिम्मेदाराना बयान देने ही पड़े। अब हो सकता है उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी हो, परंतु क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? समझती है साहब, सब चीज समझती है। वो अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जिस प्रकार से दिल्ली वासियों का संदेश आ रहा है, एक कटाक्ष भी चल रहा है कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली को वेनिस बनाने का प्लान किया था, या उन्होंने कोई घोषणा की थी, प्लान किया था कि हम दिल्ली को वेनिस बनाएंगे, मतलब कि झीलों का शहर बनाएंगे। तो आज हकीकत में केजरीवाल साहब जी के सौजन्य से दिल्ली एक झीलों का ही शहर नहीं, झील में ही तब्दील हो गई है, जिसे जितना आनंद लेना चाहे ले सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरिशंकर गुप्ता जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी केजरीवाल साहब की क्लास लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए, अभी जो समय है, सही समय है केजरीवाल और उनकी टीम के लिए कि वह धरातल पर उतरकर, अब वो देखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे कितने भी अपने वीडियो वायरल करें कि भारद्वाज जी खड़े हैं कहीं पर, आतिशी मार्लेना जी कहीं पर रोड में आधे शरीर तक पानी भरा हुआ है, उनके वे विचरण कर रही हैं या समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही हैं, उससे उलट अगर वे कुछ ऐसा ठोस
कार्यक्रम अपनाएं कि जिससे जो दिल्ली में पानी का जमाव हो गया है वह बाहर हो जाता है, तो उसमें उनकी ज्यादा वाहवाही है, रेदर देन इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कराने की, या ठीक है एक दूसरे के ऊपर फोड़ने की कि केंद्र सरकार की वजह से है या हरियाणा सरकार की वजह से है या हिमाचल सरकार की वजह से है। अब उनका दो हमेशा से जैसा एक अभी अब देखिए कहने पर मजबूर हो जाता है एक आम व्यक्ति कि ये ठीकरा फोड़ने वाला जो काम है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी का, यही उनको थोड़ा सा हमेशा एक ग्रे शेड में ला देता है। अगर वे इसी को कुछ बेहतर ही जैसे कि वे आईआईटी इंजीनियर हैं और साथ ही सौरभ भारद्वाज जी भी अमेरिका में पढ़े लिखे उच्च शिक्षित इंजीनियर हैं, तो उनके पास तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान होना ही चाहिए कि जिस प्रकार जैसे वे दिल्ली को जिससे वे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। खैर, अब शायद है कि अगर वे अपनी क्षुद्र राजनीति से उबर जाएं और किसी भी प्रकार दिल्ली को इस आपदा से बाहर निकाल सकें, उतना ही दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए बेहतर रहेगा। मैं इसमें गौतम गंभीर जी को भी, जो कि दिल्ली के एक सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनकी भी एक अनावश्यक ट्वीट को मैं गैर जिम्मेदाराना मानता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि दिल्ली वासियों, ये मतलब उन्होंने दिल्ली वासियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था अपने ट्वीट के जरिए कि इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री का नहीं होता है। उनका इशारा आम आदमी पार्टी की ओर ही था कि आप लोगों ने फ्री बीस के लालच में आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी, जिसकी परिणति यह है कि आज आप लोग इस प्रकार से कष्ट झेल रहे हैं। तो थोड़ा गौतम गंभीर जी को गंभीरता दिखानी थी और कम से कम इस समय इस प्रकार की कोई ट्वीट से और या अपने भावनाएं अपने तक ही रखनी चाहिए थी। खैर साहब, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें अजित दादा पवार जी, जैसी उनकी इच्छा थी, उन्हें वित्त मंत्रालय मिला। छगन भुजबल जी को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय मिल गया और उनके एक और नेता दिलीप वलसे जी को सहकारिता विभाग, तो धनंजय मुंडे जी को कृषि मंत्री जैसा पोर्टफोलियो मिल गया। तो एवरीथिंग इज ऑल इज वेल इन महाराष्ट्र, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी कल या परसों अजित दादा पवार अमित शाह जी से मिलकर भी गए दिल्ली, जिसका कि सामना में शिवसेना उद्धव गुट के जो करता धरता, मुख्य करता धरता मेरी नजरों में संजय राउत जी हैं। उन्होंने अपने संपादकीय में कुछ एक ऐसी भाषा यूज की कि दादा का मुजरा कुछ समथिंग, मतलब जो कि थोड़ा ऑड लगता है बोलने में भी। उन्होंने तो पेपर में ही छाप दिया तो कि वो मुजरा करने आते हैं दिल्ली दरबार में। तो साहब, जिस समय पर आपकी सरकार होती थी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जब आपने सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में, तब आप दिल्ली उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी के साथ आते थे, तब आप क्या करते थे? आपको भी देखा है हमने सोनिया गांधी जी के दरबार में। अब मैं वह शब्द तो मैं नहीं यूज करूंगा, परंतु हाजिरी लगाते तो आपको भी देखा है मैंने। तो साहब, थोड़ा सा ऐसी कुछ भाषाएं होती हैं जो थोड़ा सा कह लीजिए कि एक सभ्य समाज में थोड़ा सा ऑड लगती हैं, और फिर आप लोग इतने बड़े नेता और ऐसी भाषा यूज करते हैं। अभी हालांकि उद्धव ठाकरे जी का बयान फडणवीस जी को लेकर कुछ एक कलंक जैसा शब्द उन्होंने यूज किया था कि नागपुर के लिए कलंक, किया कुछ समथिंग लाइक दैट। वे भी थोड़ा सा देखिए, रिश्ते राजनीति में कभी भी जैसे कि एक कहावत है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट मित्र होता है ना कोई शत्रु। आज ठीक है, आज आप लोग की इक्वेशन अगर नहीं बैठ रहे हैं साथ में, डजंट मीन कि शायद आगे भविष्य में भी नहीं बैठेंगे। आप राजनीति में किसी भी चीज को हमेशा के लिए खारिज नहीं कर सकते। जब आपके आपके क्या मतलब, हमारे परम पूज्य आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी जीवित थे, कल्पना से भी परे था कि कभी शिवसेना का कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार से समन्वय होगा, उनके साथ मिलकर शिवसेना सरकार बनाएगी। बाला साहेब आदरणीय परम पूज्य स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के टाइम पर, परंतु आपने बनाई।
और जिस विचारधारा को लेकर बाला साहेब ठाकरे चले थे, उसको आपने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपने तिलांजलि दे दी। तो साहब फिर भी आप लोग ज़्यादा परिपक्व हैं, तो इस बारे में ज़्यादा बोलना मुझे उचित नहीं लगता। फिर आपने अपने आज आपके सामना में पश्चिम बंगाल में ऑल इज वेल, दीदी ने भाजपा को बुरी तरह से परास्त किया, वहां प्रजातंत्र की जय जयकार है। एक तरह से आपने जो वहां पर हिंसा हुई, लूट हुई, आगजनी हुई या जो उपद्रव मचा, वह सब आपके लिए उतना ही जायज है लोकतंत्र के लिए जितना कि पालघर। आप तो भूल गए होंगे, पालघर में आपके शासनकाल में, उद्धव ठाकरे जी के शासनकाल में पालघर में जो दो साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, कुछ वैसा ही ठीक है, चलता है आपके लिए। तब आपने आज इतनी बढ़िया से क्लीन चिट दे दी ममता दीदी को, जबकि हाईकोर्ट ने पहले भी संज्ञान लिया था, चुनाव से पूर्व भी संज्ञान लिया था, चुनाव के बाद भी संज्ञान लिया। और अभी स्पष्ट संदेश है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जो पंचायत इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, उन पर वैध होने या अवैध जो भी जैसे स्टेटस रहेगा, वो तो 20 तारीख को पता चलेगा। तो उस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह है। परंतु शिवसेना उद्धव गुट ने दीदी को डेमोक्रेसी का क्वीन बता दिया। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी चुप है। उनको भी बंगाल में हुई ऐसी कोई भी मतलब हिंसा, आगजनी या कुछ भी जो पंचायत चुनाव में हुआ, उसके लिए दीदी के लिए, उनके लिए थम्स अप है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, सबसे बड़ी जो बात अभी चुभ रही है लोगों को, वो है राहुल गांधी जी की चुप्पी, जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी जी, हाँ जी, वे तो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। और अभी है कि वे उत्तराखंड भी जाने वाले हैं, जहां पर वे अग्निवीर को लेकर कुछ जो समस्याएं लोगों को अगर आई हैं, अभ्यर्थियों को आई हैं, तो उनसे वे रूबरू होने वाले हैं और वे समस्याओं को समझने वाले हैं। तो क्या राहुल गांधी जी को पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा या जो पंचायत में जो धांधली हुई, उससे वे बेखबर हैं? या महाराष्ट्र में, सॉरी, पश्चिम बंगाल में अपनी मोहब्बत की दुकान की एक ब्रांच और नहीं खोलना चाहेंगे? सवाल तो बनता है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान आप कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स में, वो भी भाजपा शासित प्रदेशों में ही खोलना क्यों चाहते हैं? गैर भाजपा देश स्टेट्स में भी खोलिए। आपने तेलंगाना में तो प्रयास किया खोलने का, एक प्रयास आप पश्चिम बंगाल में भी कीजिए। मे भी है कि शायद वहां भी आपकी मोहब्बत की दुकान खुल जाए। हाँ, अगर ममता दीदी अलाउ कर दें आपको किसी भी प्रकार से, तो पहले दीदी से पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि दीदी आपके बगल में ही बैठी होंगी जिस समय महागठबंधन की बैठक चल रही होगी। देखिए, वैसे तो मैं वाम दलों का कभी उस प्रकार से समर्थन नहीं कर पाता हूं, चाह कर भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आइडियोलॉजी की बात है, विचारधारा की बात है, उनकी विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती। परंतु एक बात के लिए मैं सीताराम येचुरी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने वाम दल ने, सीताराम येचुरी जी उनके नेता हैं, प्रमुख नेताओं में से हैं, तो उन्होंने कम से कम आवाज उठाई कि ममता दीदी के राज में इस अभी जो पंचायत इलेक्शंस हुए और जो रिजल्ट आए हैं, उसमें भारी धांधली हुई है। कम से कम सीताराम येचुरी हैज द गट्स, हैज द दैट विल पावर। गठबंधन हो ना हो वो एक अलग बात है, परंतु उन्होंने जो यथार्थ है, अपने कम से कम जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, उनकी आवाज वे बने। और नेता वही होता है जो अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समर्थकों की आवाज बन सके। तो सीताराम येचुरी जी ने अपनी वह रीढ़ दिखाई, अपनी वह बैकबोन दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई कि यस, ही इज द लीडर, और उन्होंने मुखरता से बात रखी। खैर, अभी तो हाईकोर्ट के पाले में है बॉल, तो 19-20 तारीख को जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा, तब इस पंचायत इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं, उस पर सही
तौर पर हम कुछ टिप्पणी कर सकेंगे। और साहब एक चीज और भी है, एक मैंने आज तक हालांकि उनका कभी ना तो कोई गाना सुना है ना तो कभी कुछ उनका ऐसा कोई कार्यक्रम देखा है। कोई नेहा सिंह राठौड़ करके हैं, यूपी में काबा ऐसे करके कोई उन्होंने पहले कोई गीत गाया था जिसको लेकर भारी विवाद हुआ था और शायद है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी हुई थी। अभी समय सुनने में, अभी मैंने उनका यहाँ पर भी नहीं सुना है कि एमपी में काबा। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वे भी ना ममता दीदी के पास मतलब पश्चिम बंगाल में जाकर कि पश्चिम बंगाल में काबा, एक बार नेहा राठौर जी को वहां पर भी अपना ये काबा वाला जो है कि यूपी में काबा, एमपी में काबा, तो एक बार पश्चिम बंगाल में भी काबा का एपिसोड करना चाहिए। फिर देखते हैं कितना बढ़िया प्रजातंत्र अपने सही कलेवर को दिखाता है, सही रंग रूप में आता है। हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए मित्रों इजाजत दीजिए। हाँ, संवाद अच्छा लगे तो साहब प्लीज लाइक करने में बिल्कुल सोचने का समय नहीं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने में टाइम मत लगाइए। ठीक है साहब, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।